आज हम वाच्य करने जा रहे हैं। तो वाच्य, सबसे पहले तो वाच्य का अर्थ क्या है? क्या है वाच्य? वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, या हम कह सकते हैं बोलने का ढंग या तरीका, वाच्य कहलाता है। तो वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, ये बताता है। वाच्य क्या है? वाच्य है बोलने का ढंग या तरीका, और वाच्य क्रिया का रूपांतरण या बदलाव है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। तो अब वाच्य के भेद कितने हैं? वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहले हम करते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या है? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है कर्तृवाच्य कहलाता है। जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी। ऐसा नहीं है कि क्रिया अकर्मक ही होगी, कर्ता की प्रधानता होगी तो, या सकर्मक, दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। तो कर्तृवाच्य क्या है? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी। अब देखो उदाहरण, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब पढ़ता है का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राम पर, कर्ता पर। तो जहाँ कर्ता पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो वो कर्तृवाच्य होगा। सीता पत्र पढ़ती है, तो यहाँ पढ़ती है क्रिया का प्रभाव सीता पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए कौन सी होगी? कर्तृवाच्य। तो इसमें ये देखो कर्मवाच्य, इसमें सकर्मक भी हो सकती है क्रिया, अकर्मक भी। अब देखो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अब फुटबॉल खेलते हैं तो ये वैसे तो सकर्मक है, परंतु खेलते हैं का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर। तो इसलिए यहाँ कर्तृवाच्य होगा। सीता रोज लिखती है, इस तरह से ये सारे क्या होंगे? कर्तृवाच्य। अब देखो जैसे हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, राजीव सोता है। तो राजीव सोता है, ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। और राजीव पुस्तक पढ़ता है, ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। तो इसमें परंतु दोनों में पढ़ता है का प्रभाव, सोता है का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए ये दोनों ही कर्तृवाच्य होंगे। इन दोनों वाक्यों में कर्ता ही वाक्य का केंद्र बिंदु है, इसलिए ये कर्तृवाच्य होगा। अब देखिए कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य कहलाते हैं। इसमें क्रिया सकर्मक होती है। कर्मवाच्य में हमेशा क्रिया सकर्मक होगी। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है। अब देखो उदाहरण, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो अब इसमें पढ़ी जाती है, पढ़ना क्या है? क्रिया है, और इसका प्रभाव पड़ रहा है पुस्तक पर, तो इसलिए ये क्या हो गया? कर्मवाच्य। सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें भी वही पढ़ी जाती, पढ़ी क्रिया है और पुस्तक कर्म है, तो इसका प्रभाव क्रिया पर, कर्म पर पड़ रहा है, तो ये कौन सा हो गया? कर्मवाच्य। लेख लिखा गया। अब इसमें देखो लेख लिखा गया, लिखना इसमें क्या है? क्रिया है, तो लिखना इसमें क्रिया है, तो इसमें लिखना का प्रभाव लेख पर पड़ा है, इसलिए ये कर्मवाच्य है। गीत गाया गया, तो गीत गाया गया में भी गाना का प्रभाव कर्म गीत पर है, तो यहाँ क्या है? यहाँ क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर, तो यहाँ कौन सा है? कर्मवाच्य। अब जैसे मोहन से नाचा जा रहा है, तो अब मोहन से नाचा जा रहा है, नाचना क्या है? कर्म है, और क्रिया क्या है? जा रहा है, तो अब जा रहा है का प्रभाव नाचने पर पड़ रहा है, तो ये कर्मवाच्य होगा। इसी प्रकार पत्र भेजा गया, अब भेजा क्रिया है और पत्र कर्म है, तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ा है, कर्मवाच्य होगा। ऐसे ही पुस्तक पढ़ी गई, तो पढ़ी का प्रभाव पुस्तक पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य एक बार फिर से बताती हूँ। कर्मवाच्य जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और कर्मवाच्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है और इसमें क्रिया हमेशा सकर्मक होगी। तो इसमें कर्ता का लोप हो जाता है, कर्म उसमें कर्मवाच्य में इसमें कर्ता की प्रधानता के कर्म की प्रधानता के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा का प्रयोग होता है। इसमें किसका प्रयोग होगा? से अथवा के द्वारा का प्रयोग भी होता है। जैसे अब हम और एग्जाम्पल लेते हैं। सोनिया से गीत गाया गया,
तो अब यहाँ कर्ता क्या है, सोनिया है, तो सोनिया, इसमें सोनिया से गीत गाया गया, तो सोनिया के बाद से का प्रयोग हो रहा है। अब जैसे पतंग उड़ रही है, तो यहाँ कर्ता का लोप है, तो पतंग उड़ रही है, तो उड़ रही है क्रिया है और इसका प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। रोगी को दवाई दे दी गई, अब रोगी को दवाई दे दी गई, इसमें भी क्या है, कर्ता का लोप है, तो रोगी को दवाई, दवाई क्या है, कर्म है, रोगी को दवाई दे दी गई। तो इन तीनों वाक्यों में गीत, पतंग और दवाई कर्म है, यही अपने वाक्यों में केंद्र बिंदु भी है, अतः ये कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य में कर्ता की असमर्थता सूचित करने वाले वाक्य भी हो सकते हैं। इनमें कर्ता के साथ से अथवा द्वारा लगता है और क्रिया के साथ निषेधात्मक नहीं का प्रयोग हो जाता है। अब जैसे मुझसे ये दृश्य देखा नहीं जाएगा, अब ये है, तो इसमें से का प्रयोग हो गया, मोहिनी से भोजन न हो सका। अब इसमें निषेधवाचक वाक्य आ रहे हैं, तो ये सहकर्मक क्रिया में व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य भी सहकर्मक कहलाते हैं। तो ये था हमारा कर्मवाच्य। देखो कृतवाच्य में क्या है, कृतवाच्य में कर्ता का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ेगा और क्रिया सहकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी। अब इसी तरह से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में क्या होगा, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा, कर्ता का लोप हो जाएगा, तो इसमें कर्म पर जहाँ क्रिया का प्रभाव पड़ेगा वो क्या हो गया, कर्मवाच्य। और कर्मवाच्य बनाते समय हम क्या करेंगे, से या के द्वारा का प्रयोग करेंगे। अगर उसमें विभक्ति चिन्ह है तो भी और नहीं है तो भी हम से या के द्वारा का प्रयोग करेंगे। अब देखिए तीसरा आता है भाववाच्य। भाववाच्य की प्रधानता अधिकतर असमर्थता दिखाने वाले वाक्यों में या नकारात्मक वाक्यों में होती है। तो इसमें वैसे क्या है, ये अगर ध्यान दें इधर कि भाव की प्रधानता अधिकतर असमर्थता दिखाने वाले वाक्य, अधिकतर, हमेशा नहीं, हम ये नहीं कह सकते हमेशा ही असमर्थता दिखाएगी, परंतु अधिकतर असमर्थता दिखाने वाले वाक्यों में होती है, तो वो निषेधात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य होते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे राम से अब दौड़ा नहीं जाता, तो अब यहाँ क्या हो गया, भाववाच्य हो गया। अब देखो भाववाच्य में नकारात्मक वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है और इसमें हमेशा भाववाच्य में क्या होगा, भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया होगी। अब देखो सबसे पहले आया था हमारा कृतवाच्य, तो कृतवाच्य में क्या है, क्रिया अकर्मक भी हो सकती है सकर्मक भी, और कर्मवाच्य में सकर्मक होगी, और भाववाच्य में हमेशा क्रिया क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। भाववाच्य में जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता न होकर अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो उसे भाववाच्य कहते हैं। तो ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा, ये भी ध्यान रखें, इसमें क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। अब हम इसमें उदाहरण लेते हैं, राम से अब दौड़ा नहीं जाता, सीता से हंसा नहीं जाता। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कर्ता या कर्म पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसमें क्रिया पर ही प्रभाव पड़ रहा है। अब सबसे ज्यादा प्रभाव देखो, राम से दौड़ा नहीं जाता, तो नहीं पर प्रभाव पड़ रहा है। सीता से हंसा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, तुमसे चुप नहीं रहा जाता, या आप कह सकते हैं अब सोहन से चला नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता। तो अब इनमें क्रिया चला, सहा, ये क्रियाएं प्रमुख हैं। तो ये भाववाच्य था। अब देखिए इसमें हम कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में परिवर्तन कैसे करेंगे। वाच्य परिवर्तन देखिए, अब देखो एक वाक्य है, सीता नाच रही है, ये इसका कृतवाच्य है, इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या कहेंगे, सीता से नाचा जा रहा है। और अगर हम इसका भाववाच्य बनाएंगे तो क्या कहेंगे, सीता से नाचा नहीं जाता। इसी प्रकार बच्चे खेल रहे हैं, ये क्या है, कृतवाच्य है। कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, बच्चों के द्वारा खेला जा रहा है। और अगर इसका भाववाच्य बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, बच्चों से खेला नहीं जाता। इसी प्रकार कृतवाच्य में उसने किताबें पढ़ी, और इसका कर्मवाच्य बताएंगे तो क्या करेंगे, उसके द्वारा किताबें पढ़ी गई। और भाववाच्य बताएंगे तो उससे किताबें पढ़ी नहीं जाती। और कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें जरूरी नहीं है निषेधात्मक ही हो, कई बार इसमें निषेधात्मक नहीं भी हो सकते। अब जैसे हमें, आप देखो पहले तो ध्यान रहे वाच्य, एक बार हम क्विक रिवीजन लेते हैं इसका। वाच्य क्या होता है, वाच्य का अर्थ होता है बोलने का ढंग या विषय।
अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य भाव कर्ता कर्म अथवा जिसे क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। और इसके तीन भेद हैं। कृतवाच्य, कृतवाच्य में क्या बताया है, इसमें क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है और इसमें क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है। इसके बाद कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य में वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म होता है, उसे कर्म, वह कर्मवाच्य कहलाता है। वहाँ कर्म की प्रधानता के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रहे, कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होगी। इसके बाद है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता न होकर अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। और ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में होती है। तो ये था हमारा टॉपिक वाच्य। इसमें से अब जैसे हम लेते हैं एक कृतवाच्य वाक्य है, शिकारी शिकार करते हैं, तो इसको कर्मवाच्य में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है। अब देखिए, वह दिन में दूध पीता है, ये है कृतवाच्य। तो अब इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है तो क्या लिखेंगे, उसके द्वारा दूध पिया जाता है। अब देखो, कृतवाच्य से हम भाववाच्य में कैसे बदलेंगे। अब इसमें हम वाक्य लेते हैं, मैं नहीं पढ़ता, तो इसका भाववाच्य होगा मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अब हम इतनी दूर नहीं रह सकते, तो इसका भाववाच्य होगा हमसे इतनी दूर नहीं रहा जा सकता। अब भाववाच्य को अगर या भाववाच्य या कर्मवाच्य को कृतवाच्य में बदलना हो, मुझसे पत्र लिखा गया, तो ये कृतवाच्य क्या होगा इसका, मैंने पत्र नहीं लिखा। सॉरी, भाववाच्य में है मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, तो इसका कृतवाच्य होगा मैंने पत्र नहीं लिखा। अब जैसे है आज घूमने चला जाए, तो इसका कृतवाच्य होगा आज घूमने चलें। अब देखो, इसमें आज घूमने चलें कृतवाच्य है और इसको हम भाववाच्य में बदलेंगे तो कैसे, ये नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है, तो इसको हम कैसे बदलेंगे, आज घूमने चला जाए। तो वाच्यों की पहचान क्या है, कृतवाच्य कर्ता बिना विभक्ति के होता है, कृतवाच्य में कर्ता के साथ में विभक्ति होती है, कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है और मुख्य क्रिया सकर्मक होती है, उसके साथ जाना क्रिया का लिंग वचन कालानुसार रूप जुड़ा होता है। जाना के उपयुक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है, ये ध्यान रहे कि सामान्य भूतकाल में होती है। और भाववाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह होता है, क्रिया अकर्मक होती है, क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग में होती है। थैंक यू, तुम्हें समझ आ गया होगा, तो अब इसको रिवाइज कर लेना एक बार। ओके।